नमस्कार। चलिए आज नए अध्याय की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अध्याय का नाम होगा, अपना चैप्टर होगा इंटीग्रेशन। चलिए हम लोग कुछ जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में, क्या है इंटीग्रेशन वगैरह वगैरह। इंटीग्रेशन कहते किसको हैं, इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों हैं, क्या ज़रूरत है इसकी पढ़ने की, है ना। अगर कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं तो उसकी ज़रूरत हुई होगी, तभी वो खोज किया गया होगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू क्या करेंगे, सबसे पहले जानेंगे इंटीग्रेशन है क्या, मतलब उसका जो है बैकग्राउंड क्या है, इंटीग्रेशन का किस चीज में जरूरत पड़ती है ना। तो मैं एक चीज आपको पूछूंगा, कुछ कुछ चीजें पूछूंगा, आप जरा मुझे जवाब दीजिएगा थोड़ा सा, है ना। मुझे जवाब जरा दीजिएगा। जैसे मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूं, यानी कि आयत बना रहा हूं, जो हिंदी मीडियम वाले पढ़े होंगे वो नाम सुनेंगे, आयत बना रहा हूं, है ना। ये अगर ए दिया हूं मैं, ये बी दिया हूं, तो ये भी ए होगा, ये बी भी होगा। साधारण सी बात है, सब जानते होंगे, है ना। तो मुझे इसका एरिया जरा बताइए क्या होगा, मतलब क्या क्षेत्रफल क्या होगा, जरा बताइए क्या होगा, बताइए जरा। ए इंटू बी, है ना। ये साधारण सी बात है ना। इसका एरिया आप आराम से निकाल दिए, क्यों? क्योंकि ये सीधा सीधा स्ट्रक्चर है ना। लेकिन अगर यहीं पे मैं आपको बोलूं कि इसका एरिया निकाल के दिखाओ जरा, क्या निकाल दीजिएगा आप इसका एरिया? आप कहिएगा सर ये स्ट्रक्चर कौन सा है, इसका एरिया मैं कैसे निकाल सकता हूँ, क्या ये कोई फिगर बन ही नहीं रहा है, स्टैंडर्ड फिगर नहीं बन रहा है, तो इसका एरिया तो निकालना हमारे लिए असंभव है ना। लेकिन एरिया निकालना हमें जरूरत पड़ती है। मान लीजिए किसी का जमीन ऐसा है, और जमीन जो मापा जाता है वो एरिया में मापा जाता है। अब इसका एरिया आपको पता नहीं है, कैसे निकालिएगा, है ना। तो यहाँ पे इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स यूज होता है। अंडर 10th मैथमेटिक्स से ये बनने वाला नहीं है। अंडर 10th मैथमेटिक्स बोले तो मतलब कुछ स्टैंडर्ड फिगर का हमें एरिया निकालने आता है, जैसे रेक्टेंगल हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, रोम्बस हो गया, ट्रायंगल हो गया, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड फिगर है ना। तो इनका एरिया मुझे निकालना आता है, आपको भी निकालना आता है, सबको आता है जो 10 तक पढ़ लिए। लेकिन वहीं मैं ये जब दे दूं तो नहीं निकाल पाइएगा। तो भैया इसका एरिया निकालने के लिए कुछ तरकीब सोचना पड़ेगा, कुछ चीजें हमें सीखनी पड़ेगी, अलग एडवांस लाना पड़ेगा। ये तो एक बेसिक फंडा है ना। अगर मैं बोलूं बेसिक फंडा एरिया निकालने का क्या है, तो आप ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगल ये वाला, ये सबसे बेसिक फंडा है। कहीं भी एरिया निकालने जाइए, कहीं भी एरिया का जो डेरिवेशन होता है, सबसे बेसिक फंडा यही है, इसी पे बेस्ड होता है सारा एरिया, है ना। तो एरिया का बेसिक फंडा क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, आयत की क्षेत्रफल जो होती है, लंबाई गुने चौड़ाई सबसे बेसिक फंडा है ना। तो कहिएगा सर इसका एरिया हम निकाले कैसे, ये तो आयत है नहीं, है ना, ये तो रेक्टेंगल है नहीं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, मैं आपको बता दिया, जरूरत क्यों पड़ी, है ना। ये एक जरूरत है ना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रॉब्लम कह सकते हैं है ना। ये एक रिक्वायरमेंट है जिसे हमें इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ गई, इंटीग्रेशन को बनाने की जरूरत पड़ी। ये एक प्रॉब्लम है, ऐसे और कई सारे प्रॉब्लम है जहां पे इंटीग्रेशन हमें सुविधा पहुंचाती है ना। तो मैं इस मेथड से आपको इंटीग्रेशन है क्या, मैं ये समझाऊंगा सबसे पहले, है ना। तो चलिए सबसे पहले इंटीग्रेशन तो जान गए आप है क्या, है ना। तो मैंने क्या बोला, बेसिक फंडा क्या होती है, एरिया निकालने का, आयत का क्षेत्रफल, है ना। सबसे बेसिक फंडा कौन सी है, अगर ये मैं आयत बना रहा हूं, चलिए
थोड़ा सा आप लोग को है ना, मतलब ये हम आयत बना रहे हैं, जरा देखिएगा। उतना बढ़िया आयत नहीं बना है, बट ठीक है ना। थोड़ा बढ़िया ही बना दे रहे हैं, है ना, क्या ही दिक्कत है। ओके, आपकी खुशी के लिए और अच्छा बना दिया, है ना। इससे अच्छा कहीं बनेगा। ए बी सी डी, अरे डी, एक मिनट यार, इधर कुछ सॉरी सॉरी। चलिए अब सही हो गया। डी, ये क्या है, हमारा बेसिक रेक्टेंगल है, आयत है। मैंने क्या बोला अभी, सबसे बेसिक फंडा जो होता है एरिया निकालने का, वो क्या होता है, आयत होता है। आयत का क्षेत्रफल सबसे बेसिक फंडा है ना? तो अगर ये लंबाई है L और ये चौड़ाई है B, B मतलब चौड़ाई, है ना, तो इसका एरिया जो होगा, एरिया क्या होगा, L इंटू बी, है ना। तो मैंने क्या बोला, बेसिक फंडा ये है ना। तो बेसिक फंडा कहने का मतलब है, जितना भी कुछ का कोई भी स्ट्रक्चर हो, उसका एरिया निकालना हो, उसके एरिया का डेरिवेशन इसी पे बेस्ड होगा। क्या मैं बोला, अगर किसी स्ट्रक्चर का एरिया निकालना हो तो उसका बेसिक फॉर्मेट, उसका जो है एरिया निकालने का तरीका इसी पर बेस्ड होगा। समझे बात को? अच्छा, जरा एक चीज बताइएगा मुझे, ये है ना, मैं नंबरिंग भी हटा देता हूं जरा, ये देखिए, है ना। चलिए, मैंने नंबरिंग भी हटा दिया, और मैं क्या कर रहा हूं इसमें, जरा ये देखिएगा, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैं क्या किया हूं इसमें, जरा आप गौर कीजिएगा। मैंने इसमें क्या किया, मैंने इसको बहुत सारे रेक्टेंगल में बांट दिया है। मैंने क्या किया है, इसको बहुत सारे रेक्टेंगल में बांट दिया है ना। अब देखिए, अब जरा देखिएगा, ये जो है, एक मिनट एक मिनट, अब जरा देखिएगा, ये वाला एरिया प्लस ये वाला एरिया, है ना, प्लस ये वाला एरिया, सब कलर वैसे ही चूज हो रहा है, ओके कोई ना। ये वाला एरिया क्या हो गया, सब सेम कलर जा रहा है, एक मिनट, चलो रहने दो। ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, मैं क्या कह रहा हूं, अगर टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का मुझे निकालना है, अगर टोटल एरिया इस रेक्टेंगल का मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला, ये जो मैं रेड कलर का लाइन मारा हूं ना, ये रेड कलर वाला जो रेक्टेंगल है, ये रेड कलर वाला जिसका एरिया है, ये एरिया प्लस प्लस में ये वाला ब्लैक वाला एरिया, है ना, प्लस में ब्लैक वाला एरिया, फिर प्लस में
ये वाला एरिया है ना, अच्छा बीच वाला, प्लस ये वाला एरिया है ना, बीच में छूटा हुआ था। ओके, मैं क्या कर रहा हूं, ये सभी कलर को ऐड कर रहा हूं, सभी एरिया को ऐड कर रहा हूं। समझिएगा जरा, जरा गौर से समझ लीजिएगा इन बातों को। मैं क्या कर रहा हूं, अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एक तरीका क्या हो सकता है एरिया निकालने का, कि मैं इन सभी एरियाज को, इन सभी एरियाज को, इन सभी एरियाज को, इन सभी एरियाज को ऐड कर दूं, है ना, इन सभी एरियाज को ऐड कर दूं। अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया, इस आयत का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूं, ये रेड कलर, ये ब्लैक कलर, ये येलो कलर, ये ग्रीन कलर, ये ब्लू कह सकते हैं, ब्लू कलर, ये रेड, फिर ये सारे को क्या कर सकता हूं, एक एक करके जोड़ दो। इसका एरिया प्लस 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 इसका एरिया, सबको अगर जोड़ दूं तो ये टोटल एरिया मुझे मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा, बताइए जरा। एकदम बेसिक से समझिएगा, बेसिक में समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। जो लोग जानते होंगे वो थोड़ा बोर होंगे, है ना, क्योंकि ये बेसिक फंडा है ना। लेकिन जो एकदम नया स्टार्ट किए उनको ये चीज समझना जरूरी है, हम पढ़ते क्यों इंटीग्रेशन भाई, क्या जरूरत पड़ी, है ना। जरूरत तो बहुत सारी चीजें हैं, उसमें से एक जरूरत ये है जो कैसे एरिया फाइंड करना है ना। तो क्या समझे आप, अगर मुझे इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो एक तो डायरेक्ट है जो लंबाई गुना चौड़ाई कर दो, दूसरा तरीका क्या है, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दो और उसका एरिया, इसका एरिया प्लस इसका एरिया प्लस इसका एरिया, सभी का एरिया जोड़ दो तो टोटल इसका एरिया मुझे मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा सर, इससे आप समझाना क्या चाह रहे हो, क्या समझाना क्या चाह रहे हो आप, तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, अगर मुझे इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल जाए, अगर मुझे कहीं इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखे, अगर ऐसा है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर मुझे मिले और मुझे बोला जाए इसका एरिया निकालना, तो आप कहिएगा सर फिर वही वाली बात, कैसे इसका एरिया निकालेंगे, ये तो कोई स्टैंडर्ड फिगर तो है ही नहीं, स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो कैसे इसका एरिया निकालेंगे। हम बोलेंगे निकालेंगे जुगाड़ से। ये वाला आप तरीका समझ चुके हैं, ये वाला तरीका समझ चुके, क्या करते हैं, जो भी स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको छोटे छोटे रेक्टेंगल में, एकदम छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दो और सभी छोटे छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और ऐड कर दो, हो गया टोटल एरिया। समझ में आई मैंने क्या बोला, अगर किसी भी फिगर का एरिया निकालना हो तो करना क्या है, उस एरिया को, उस फिगर को छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट दो और सभी छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो। समझ में आई बात। अब कहिएगा सर इस फिगर को रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं भाई, अरे भाई देखो देखो जरा देखो, क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं ये ड्रॉ करता हूं, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं, अगर मैं ये ड्रॉ कर रहा हूं तो क्या ये देखिए, एक मिनट जरा मुझे अच्छे से फिगर बनाने दो, जरा मुझे अच्छे से फिगर बनाने दो आप लोग। हाँ थोड़ा सा छोटा ले रहा हूं, अब आप मुझे जरा बताइए, मैं एक काम बस इसमें कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, देखिए इसमें एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहा हूं, क्या ये आपको ये छोटा वाला जो पार्ट है, अच्छा नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा होगा आई थिंक, अब शायद दिख रहा होगा, क्या ये छोटा वाला जो पार्ट है, क्या मैं बोल सकता हूं ये अप्रोक्सीमेटली एक रेक्टेंगल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, क्या मैं बोल सकता हूं अप्रोक्सीमेटिवली
ये एक रेक्टेंगल है, क्या मैं बोल सकता हूं क्या मैं बोल सकता हूं कि ये पार्ट अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल है? मैं प्योरली नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि हम लोग उतना नगण्य नहीं बनाएंगे। नगण्य कहने का मतलब छोटा। क्या आपको लग रहा है ये वाला स्ट्रक्चर अप्रोक्सीमेटली रेक्टेंगल दिख रहा है ना? ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ लग रहा है। अगर मैं इसको बहुत ही छोटा ले लूं, ये वाला पार्ट, ये वाला जो विड्थ है, इसको बहुत ही छोटा कर दूं, तो यहां पे हमको सीधा लाइन हॉरिजॉन्टल के लगभग दिखाई देगा। समझे बात? मतलब यहां पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये लगभग रेक्टेंगल दिखेगा मुझे। अगर मैं इसको इन्फाइनेटली स्मॉल कर दूं, इन्फाइनेटली स्मॉल मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा, मतलब एकदम नगण्य कर दूं, इसका विड्थ अगर एकदम नगण्य कर दूं, तो ये रेक्टेंगल की तरह, आयत की तरह दिखेगा, एकदम छोटा सा विड्थ वाला आयत दिखेगा ये वाला स्ट्रिप। समझे बात को? इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? इसको मैं बोल दे रहा हूं dx। इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं? dx। ये छोटा वाला जो है विड्थ, इस विड्थ को मैं बोल दे रहा हूं dx। dx क्यों भाई? dx क्यों? x क्यों नहीं? ये dx क्यों? dx मैं इसीलिए बोल रहा हूं, dx क्या दर्शाता है? छोटा करना। dx यहां पे क्या दर्शाता है? एकदम छोटा वाला है ना? यहाँ dx जो मैं लिखा हूं, ये dx क्या दर्शाता है? d वाला क्या दर्शाता है? ये d दर्शाता है कि x का वैल्यू बहुत ही छोटा है। समझ में आई बात? x का वैल्यू यहां पे क्या दर्शाता है? ये बहुत छोटा है ना? इसी तरह से मैं दूसरा और स्ट्रक्चर ले लूं, और एक ले लूं, और लाइन खींच सकता हूं मैं, जो कि सभी छोटे छोटे विड्थ वाले रेक्टेंगल में हमें दिखाई देंगे, है ना? अगर इस स्ट्रक्चर को भी मैं छोटे छोटे रेक्टेंगल में बांट सकता हूं, तो अब देखिए इसका एरिया निकालना आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस छोटे रेक्टेंगल का एरिया निकालना हमें पता है। क्यों? क्योंकि अगर ये हाइट यहाँ पे ये अगर हाइट h है, ये हाइट अगर यहाँ पे h है, तो इस छोटे वाले रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा? रेड वाले का बताइए जरा, रेड वाले का रेक्टेंगल का एरिया h इंटू डी एक्स। सीधे बात, h हमारा लेंथ है और dx हमारा विड्थ है ना? तो इसका एरिया मुझे पता चल गया। उसी तरह से ये बगल वाला जो रेक्टेंगल है, इसका एरिया हम निकाल सकते हैं, है ना? ये वाला। अभी जरा देखिए, घबराना नहीं है, अभी जरा देखिएगा, बस देखिए, देखते जाइएगा आप लोग, है ना? तभी तो मजा आएगा इंटीग्रेशन पढ़ने में, है ना? मजा तभी आना है। ये वाला का एरिया मुझे बताइए बस। इसको भी अगर मैं dx बोल दूं, इसको भी अगर मैं dx बोल दूं, इसको भी अगर मैं dx बोल दूं, ये भी अगर dx है, ये भी अगर dx है, और ये वाला हाइट h2 है, मान लेते हैं इसका हाइट जो है h2 है। हाइट क्या है? h2 है। तो क्या होगा इसका एरिया? क्या होगा इसका एरिया? क्या होगा? क्या हो जाएगा एरिया? जरा बताइए मुझे। h2 इंटू डी एक्स, h2 इंटू डी एक्स। ये इसका हाइट क्या था? h1 इंटू डी एक्स, मतलब सॉरी h1, इसका हाइट क्या था? h1, तो एरिया क्या हो गया? h1 इंटू डी एक्स। समझो बात को? तो मैंने क्या किया, अगर इसका विड्थ छोटा, बहुत ही छोटा कर दूं, इसको पहले क्या करूं, कोई भी स्ट्रक्चर है उसको बहुत सारे स्ट्रिप में बांट दो। स्ट्रिप मतलब पतला सा जो है लाइनिंग मार दो, एकदम पतला 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 पतला, छोटा छोटा टुकड़ा में काट दो, है ना? कोई कागज लोग एकदम उसको छोटे छोटे टुकड़े काटो, छोटे छोटे टुकड़े काटो, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रिप। तो पतले पतले स्ट्रिप में, है ना, इसको पतले पतले स्ट्रिप में, बहुत ही पतले स्ट्रिप में इसको बांट दो। समझे बात को? अब ये छोटे छोटे पतले स्ट्रिप जो है, ये किसके तरह दिखेंगे हमें? रेक्टेंगल की तरह दिखेंगे। रेक्टेंगल बोले तो आयत की तरह हमें दिखेंगे, है ना? अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता है, कैसे निकालते हैं? लंबाई गुने चौड़ाई। तो भाई सभी स्ट्रिप का एरिया निकाल लो और उसका एरिया ऐड कर दो। सभी के एरिया को ऐड कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे? इस टोटल स्ट्रक्चर का हमें एरिया मिल जाएगा। समझे बात को? समझ गए कैसे करना? तरीका तो ये है ना?
तो इसके लिए हमें लाया गया इंटीग्रेशन को। अब भाई इसमें कितने ऐसे ऐसे स्ट्रिप बनेंगे ये कैसे आपको पता? इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप बनेंगे। कितने स्ट्रिप? जितना इसका विड्थ छोटा आप करते जाइए, डीएक्स को जितना आप छोटा करते जाए, उतना ये संख्या उसकी, ये आयत जो छोटी छोटी आयत बनेंगे उसकी संख्या उतना बढ़ते जाएगी। तो कहा जाता है एक छोटा सा, इतना सा भी ले, उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेक्टेंगल, ऐसे ऐसे रेक्टेंगल बन सकते हैं, मतलब अनंत रेक्टेंगल बन सकते हैं, अनंत आयत बन सकते हैं इस बीच में। भाई अनंत आयत को जोड़ने का हमें तरीका तो पता ही नहीं है ना, समझ में आई बात? कैसे जोड़ लेंगे भाई अनंत चीजों को? आप कैसे जोड़ लेंगे, कैसे जोड़ेंगे? तो उसके लिए एक टूल लाया गया, मैथमेटिकल टूल लाया गया, जिसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन। अब आपको अंदर से खुशी हो रही होगी कि अरे सर इंटीग्रेशन ये चीज है। हाँ भाई यही चीज है। यहां तक तो ये वाला प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं कैसे एरिया निकालते हैं, लेकिन एक टूल लाया गया जिसके मदद से इन सभी एरियाज को इकट्ठे करके मैं जोड़ सकता हूं। इन सभी एरियाज को इकट्ठे करके मैं जोड़ सकता हूं। उसको क्या, कौन सा टूल यूज करेंगे? इंटीग्रेशन, है ना? इंटीग्रेशन जोड़ना मतलब क्या? समेशन, है ना? तो इंटीग्रेशन एक तरह का क्या है? समेशन है। इंटीग्रेशन एक तरह का क्या है? समेशन है ना? समेशन। तो इसका साइन क्या होता है, चिन्ह क्या होता है? इस तरह का दिखेगा, ये इसे एस तरह, एस फॉर समेशन, एस फॉर समेशन, है ना? एस फॉर क्या होता है? समेशन, एस फॉर समेशन। तो इसी को थोड़ा खींच दो दोनों तरफ, तो ये क्या हो गया? एस है। ये हो गया हमारा इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन का चिन्ह कैसे देंगे, है ना? तो अब देखिए सभी एरियाज को हमें जोड़ना है ना? तो सभी एरिया को हमें जोड़ना है, तो ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, सभी एरिया सही एरिया, है ना? तो अगर मैं इसको ऐड करना है सभी को, तो जनरलाइज कर दे रहा हूं, एच एच नहीं, इसको वाई मान ले रहा हूं। ये हाइट जो है सभी का जनरल हाइट में मान ले रहा हूं वाई, है ना? ये कोई फंक्शन है वाई। अभी आपको ये चीज समझ में आया वाई क्यों लिया हूं मैं? तो अगर सभी का जनरल हाइट में वाई मान लूं सभी का, तो हाइट तो वाई जनरल हाइट है ना? और डीएक्स क्या है? सभी का विड्थ है, अलग अलग का विड्थ है। तो जब सभी का नहीं, अगर मैं एच, इसको चलिए आप जिस पे कंफर्ट है उसी पे चलते हैं। ये वाला एच है, हम लोग माने हैं ना, नॉर्मली एच माने हैं ना, माने। तो आप जरा देखिएगा मैं क्या करता हूं, आप जरा गौर फरमाइएगा। एक इंटीग्रेशन का साइन लेता हूं, इंटीग्रेशन दिया जैसे मैं, मतलब तो ये क्या है? समेशन का साइन, मतलब ये क्या करेगा? सम करेगा, जोड़ करेगा। अब इसमें मैं क्या जोड़ूंगा? जितना ये छोटा 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 एरिया है सभी को जोड़ूंगा। अब सभी को जब जोड़ना है तो एक एरिया को लिख दो यहाँ पे, किसी एक को पकड़ो, एक को पकड़ो। यहाँ मान लेते हैं मैं ये पकड़ रहा हूँ H1, H2 वाला, तो H2 इंटू इसका विड्थ कितना है? ये तो हाइट हो गया ना, ये विड्थ कितना है? dx। समझ में आ गई बात? अब भैया कितने को जोड़ना है, कितने को जोड़ना है ये तो बताना पड़ेगा ना, कितने को जोड़ना है ना? तो कितने को जोड़ना है ये हमें बताना पड़ेगा। तो मान लेते हैं ये a है और ये हमारा b है, ये a है और ये हमारा b है, समझे? या नहीं तो इसका लेंथ ही मान लेता हूं मैं, इसका लेंथ ही मान लेता हूं मैं b, इसका लेंथ ही मान लेता हूं b, है ना? तो 0 से लेकर के यहाँ ये अगर इसका लेंथ g है, b है, तो अगर इसको मैं 0 बोलूं, 0 पॉइंट बोलूं, तो इसकी ये वाला पॉइंट क्या होगा? b, तब ना b माइनस 1 b माइनस 0 b होगा, ठीक? तो इसको 0 से कहां तक जोड़ेंगे? b तक, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी है? b। कहां से कहां तक जोड़ेंगे? 0 से लेकर के b तक। यही हमें क्या दे देगा? इसका एरिया दे देगा। किसका? इस स्ट्रक्चर का एरिया दे देगा। समझे बात को? अभी पढ़ेंगे पढ़ेंगे, मजा आने वाला है ना? तो आपने सीख लिया इंटीग्रेशन का काम क्या है, मीनिंग क्या है। समझे बात को?
तो ये अभी तक जो है हम लोग समझे हैं जो इंटीग्रेशन पढ़ते क्यों, क्या जरूरत है। ये एक जरूरत है, ऐसा नहीं आप समझिएगा केवल इसी जरूरत के लिए किया गया है इन्वेंशन, है ना। ये एक जरूरत है एरिया निकालना। इंटीग्रेशन का काम जो है, इंटीग्रेशन की जरूरत जो है बहुत जगह पड़ती है, उसमें से एक ये है, समझे, एरिया निकालना। तो जो आप जिस चीज में कंफर्ट है उस हिसाब से मैंने बता दिया। आप एरिया निकालने में कंफर्ट है, आप जानते हैं कैसे एरिया निकाला जाता है, तो इस तरीके से समझना आपके लिए आसान हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए मैंने ये तरीका अपनाया समझने का, है ना। तो आपको ये समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। जब रिक्वायरमेंट है तो उसको सॉल्व कैसे कर लेते हैं, है ना। तो भाई चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेशन में। ये अभी तक थी, पूरे समा बांध रहे थे हम लोग, इंटीग्रेशन पढ़ते हैं क्यों है, क्या है इंटीग्रेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं अपना मेन कोर्स। तो जो अभी तक क्या किया मैंने समझाया, तो जिसको नोट करना है ये सारी फिगर आप नोट कर लेंगे, है ना। ये सारी फिगर आप नोट कर लेंगे और यहाँ ये भी लिख लेंगे एरिया, इस फिगर का ये, है ना, इस फिगर का एरिया, है ना। ये भी आप नोट करेंगे, ये वाला पार्ट भी नोट करेंगे, ये भी आप नोट करेंगे और ये भी आप नोट करेंगे, ठीक है। तो इसको आप जो नोट करिएगा, मैं थोड़ा सा आप कंफ्यूज ना हो, हाँ इस तरीके से मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। आप आगे चल के कंफ्यूज ना हो, हाँ ये रहने दीजिए, आप सिंपल सा इसको नोट कर लीजिएगा, है ना, है ना। ये क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन। है ना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ये इंटीग्रेशन का अंडरस्टैंडिंग है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ते क्यों, है ना। एक और चीज आप नोट करने में नहीं उतरिएगा, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होगा, सर H2 क्यों डालें आप, तो भाई हटा देता हूँ, है ना। एग्जाम में ऑफलाइन में बता रहा था, तो नोटेशन ऐसा ही कुछ में कुछ यूज किया हुआ था, तो मेरे को कंप्लेन है कि सर ये लिखा क्यों है आपने, तो सिंपल मैं H रहने देता हूँ, है ना। तो आप लोग को दिक्कत जिससे ना हो, एकदम दिक्कत ना हो, ठीक है, H/dx। चलिए बहुत बढ़िया, अब नोट कर लीजिए इसको, पॉज करके नोट करिएगा, मैं साइड हट जा रहा हूँ, ओके। अब चलते हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ, हटा नहीं, अगला पेज पे चल जा रहा हूँ, ओके। आ जाइए जरा, आ जाइए यहाँ पे। अब चलते हैं भाई, वो तो आपने बता दिया कि इंटीग्रेशन होता क्या है, कैसे होता है, उसका सिंबल क्या होता है इंटीग्रेशन का, इस टाइप का सिंबल होता है ना, इस टाइप का सिंबल होता है। करता क्या है ये इंटीग्रेशन, समेशन करता है, जो भी इसके अंदर चीज हम डाल दी है उसका क्या कर देता है, समेशन कर देता है। समेशन कहाँ से कहाँ तक करेगी, जो यहाँ पे लिमिट देंगे, इसको A से B देंगे तो A से B जाएगी, है ना। तो जो इसको लिमिट देंगे उस बीच में उस चीज को सम कर देगा। समझ में आई बात। चलिए अब चलिए हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का बेसिक सा चीज, सबसे बेसिक सा चीज, कैसे इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं। समेशन वो तो बस सिंबल था, उसे मैंने दिखा दिया, लेकिन उसको फाइंड कैसे करते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो तरीका है इंटीग्रेशन फाइंड करने का, अच्छा वो सब अभी अब साइड कर दीजिए, जो आप समझने के लिए वो यूज किए हुए थे वो सारा चीजें वो एकदम साइड कर दीजिए, वो अलग चीज कर दीजिए, वो है ना, वो बस समझने के लिए था, है ना, जरूरत थी वो समझने के लिए। अब पूरा इंटीग्रेशन पे आएंगे, कैसे होते हैं क्या होते हैं सब पढ़ेंगे, है ना। तो वो एकदम साइड कर दीजिए आप अभी, और नए तरीके से अब शुरू करिए, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो है तो है इंटीग्रेशन निकालने का, वो क्या होता है, अगर मैं
एक्स टू द पावर n का इंटीग्रेशन कर रहा हूं इनटू dx। अब dx क्या है आपको पिछले वाले से पता चल रहा होगा, है ना। ऐसे में dx लिख देते तो आप कंफ्यूज हो जाते, सर dx क्या है, dx क्या है। तो आपको अब लग रहा होगा dx क्यों लिख रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में हर जगह dx होगा, क्योंकि जो भी हम लोग जो ऐसे एडिशन करते हैं ना, तो छोटे छोटे पार्ट का करते हैं, ये नहीं कि बड़ा पार्ट तो रेक्टेंगल रहेगा ही नहीं, है ना। अप्रोक्सीमेशन वहां करेंगे जहां कर सकते हैं, है ना। जब हम dx बहुत ही छोटा लेंगे तभी हम वो वाला अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं, है ना। तो dx क्या है, एकदम छोटा, बहुत ही छोटा। जब बहुत ही छोटा dx लेंगे तो वो रेक्टेंगल वहां, जब ये वाला जो देखे थे हम लोग, ये वाला जो देखे थे, ये रेक्टेंगल कब बनेगा, जब dx बहुत ही छोटा होगा। समझे बात को। तो अब देखिए, इसको छोड़ के आइए, मैं ही घुस गया था उसमें फिर से, यहाँ आइए जरा। तो dx इंटीग्रेशन में हर जगह रहेगा आपको, मतलब dx की जगह dy भी रख सकता है, मतलब जो भी वेरिएबल होगा वो d लगा के रहेगा। समझ में आई बात। dx का dy रहेगा, dm रहेगा, dn रहेगा, है ना, dz रहेगा, जो रखना, dt रहेगा, कुछ भी, लेकिन छोटा छोटा दिखाने के लिए उसमें d लगाना पड़ेगा आगे, वो नोटेशन है। समझ में आई बात। चलिए, तो इस फॉर्मूले, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला क्या बताता है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा, ये वाला जो 1 नंबर का स्टैंडर्ड है, इसका इंटीग्रेशन होता है क्या, जैसे का तैसे। x, यहाँ पे x है तो x, ये अलजेब्रिक है ना, अलजेब्रिक इंडिकेशन है। अब कहिए सर ये अलजेब्रिक क्या है, बताएंगे। वैसे आपको पता होना चाहिए अलजेब्रिक क्या है, 10th क्लास करके आए हैं। तो नहीं भी पता है तो हम बता देंगे ये अलजेब्रा किसको बोलते हैं, ठीक। तो ये क्या है, अगर x टू द पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन होता है x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, है ना। और यहाँ पे कुछ लिमिट दिया नहीं है, तो लिमिट दिया नहीं है तो एक एक्सटर्नल चीजें होती है प्लस c, वो मैं यहाँ दे रहा हूँ। अब कहिएगा सर वो c कहाँ से आया। तो अब एक चीज और मैं बता रहा हूँ, इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा प्रोसेस है। ये सर आप नया क्या बोल रहे हैं, हाँ सही बोल रहे, नया मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं आपने जो डिफरेंशिएशन पढ़ा था, मैं नहीं पढ़ाया था। डिफरेंशिएशन जो हम लोग कर रहे थे, ये एकदम उसका उल्टा प्रोसेस है। जैसे आप एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे थे, बताइए जरा मुझे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। अगर नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो चुल्लू भर पानी लीजिए, उसमें डूब जाइए, है ना। कितना पहले मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, तो पढ़ाना चाहिए, तभी यहाँ आपको समझ में आएगा। पहले डिफरेंशिएशन जब तक नहीं पढ़े हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, सीधी बात है। अगर जो लोग बिना डिफरेंशिएशन पढ़े यहाँ आ गए हैं इंटीग्रेशन पढ़ने, तो भाई पहले ही राय दे रहा हूँ, पहले जाके डिफरेंशिएशन आप पढ़िए, सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। तो बताइए जरा इसका डिफरेंशिएशन बताइए जरा, बताइए जरा मुझे क्या होगी। आपको पता होगा 2x, क्या करते हैं, ये जो होता है वही सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, प्लस नहीं सॉरी, ये जो पावर में होता है वही चीज मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, वही चीज आ गया। और इसके पावर में क्या करते हैं, x के पावर में 1 घटा देते हैं, तो x के पावर 2 है, 2 में से 1 घटाया 1, तो 1 तो लिखा नहीं जाता, यहाँ पे 1 लिखा थोड़ी नहीं जाता है। तो ये हो गया 2x, ठीक। मैंने अभी क्या बोला कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का एकदम अपोजिट प्रोसेस है। अब कहने का क्या मतलब है, डिफरेंशिएशन अगर इसका अपोजिट प्रोसेस है तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं 2x का इंटीग्रेशन करता हूं तो ये क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा। कहेगा ये सर क्या बोल रहे हैं आप। हाँ, मैंने क्या बोला, डिफरेंशिएशन जो है इंटीग्रेशन का अपोजिट प्रोसेस है, या नहीं तो कह सकते हैं इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का एकदम उल्टा प्रोसेस है ना, एकदम उल्टा प्रोसेस है, एकदम उलट चलता है। जैसे तो एक्स स्क्वायर का आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, क्या होता है 2x।
तो इसका जब एकदम उल्टा प्रोसेस है तो 2x को अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये आना चाहिए ना एक्स स्क्वायर, तो 2x को इंटीग्रेट करूं तो ये एक्स स्क्वायर आएगा, है ना। अब आएगा भी क्यों, क्योंकि अब देख लीजिए ये तो कांस्टेंट है। अच्छा ये रूल मैं लिखाऊंगा अभी, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को मैं बाहर ला सकता हूँ इंटीग्रेशन के, तो वो कोई बड़ी बात नहीं। अब ये कैसे आया तो इसको मैं करके दिखाता हूँ। 2 को बाहर निकल ली, कांस्टेंट है वो बताएंगे क्या क्या रूल है। तो x इंटू डी एक्स तो हर जगह लगेगा ही, ओके। मैंने क्या बोला, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। n के जगह पे यहाँ कितना है 1 है। अब इस वाले n से कंपेयर मत कीजिएगा इसको, यहाँ जो ये पीछे छोड़िए उसको, यहाँ पे देखिए n के जगह पे क्या है 1 है, यहाँ से कंपेयर कीजिए, यहाँ से कंपेयर कीजिए इसको, तो यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे n के जगह पे कितना है 1 है। इसको जब कंपेयर कीजिएगा तो किसको, इसको कंपेयर कीजिएगा इन चीज़ों से, तो आपको दिखेगा जो यहाँ n के जगह पे कितना है 1, तो कितना हो जाता है n प्लस 1/2। तो ये 2 तो बाहर अलग से है, प्लस इंटीग्रेशन जो हम लिख रहे हैं 2 तो है गुने, ये जो इंटीग्रेशन लिख रहे हैं तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा x टू द पावर n प्लस 1। n यहाँ पे कितना है, यहाँ से कंपेयर कीजिए तो n है 1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया जरा बताइए मुझे, कितना हो गया जरा बताइए मुझे। तो 2 गुने एक्स स्क्वायर बट्टा 2 आ गया ना भाई एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला था, एकदम उल्टा प्रोसेस है, तो आपको दिख गया तो कैसे उल्टा प्रोसेस है ना। आपको दिख गया कि कैसे, अरे क्या हुआ, खिसक क्यों नहीं रहा, चलिए जाने दीजिए। तो आपको दिख गया जो कैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। ये मैं बस दिखाने के लिए किया हूं, ठीक। अच्छा ठीक, तो आपने ये सी क्यों लिखा हो अभी तक नहीं बताया आपने, कुछ नहीं और कुछ और बताने लगे भाई, कुछ और नहीं, मैं यही बता रहा हूं। अब चलते हैं आगे, आइए यहाँ देखते हैं। हाँ तो एक और चीज मुझे बताइए जरा, किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है। कांस्टेंट कोई मान लेते हैं c है, उसका डिफरेंशिएशन कितना होता है 0। जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो बताइए मुझे, अब जरा मुझे बताइए, ये मैं सब चीज हटा रहा हूं, ये सारी चीजें जितनी हैं, ये सारी चीजें जितनी है सारी मैं हटा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं, अगर कोई भी टर्म ऐसा है, इसका डिफरेंशिएशन करिए जरा, कितना आएगा जरा मुझे बताइए, 2x आएगा। और 2x का इंटीग्रेशन अभी मैंने बताया था, 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी अभी निकाल के दिखाया था हम लोगों ने। 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा था कितना होता है 2x का इंटीग्रेशन, x स्क्वायर होता है। लेकिन मैंने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, एकदम अपोजिट होता है। जब डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है तो यहां तो फिर गड़बड़ दिख रहा है ना, यहां फिर गड़बड़ दिख रहा है, क्योंकि अगर इसको डिफरेंशिएट करने से ये आया तो इसको इंटीग्रेट करने से ये आना चाहिए, है ना। लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है, केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है, देखिए है ना, गड़बड़ वाली बात। तो इसको इंटीग्रेट करने से केवल एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो उसमें ऐड मुझे क्या करना पड़ेगा, सी एक कांस्टेंट ऐड करना पड़ेगा। समझ में आई बात, क्यों, क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए भाई इसको डिफरेंशिएट करिए किए हैं, ये आया है ना। तो जब इंटीग्रेशन इसका अपोजिट प्रोसेस है तो इसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो ये आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए ना। तो ये जब आना चाहिए तो ये आ तो नहीं रहा, तो मुझे ये ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ऐड मैंने कर दिया, ओके। चलिए, तो ये एक रूल है, जब
कोई लिमिट विमिट ना लगा हो तो इंटीग्रेट करने के बाद एक सी ऐड कर दीजिए आप, सिंपल सा। ठीक, सिंपल सी बात है। अगर कोई लिमिट विमिट ना लगा हो तो आप क्या करिए, इंटीग्रेट करिए, जैसा रूल है वैसा ही करिए, लेकिन इंटीग्रेशन करने के बाद एक कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दीजिए उसके साथ में। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो कांस्टेंट वहां पे हो, है ना। जब हमें लिमिट दे देगा तो लिमिट के अनुसार वो कांस्टेंट निकालिएगा, तो अगर नहीं होने का रहेगा सी तो नहीं होगा। आगे पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आएगा, है ना। तो अच्छा, हटा दिया क्या सब कुछ मैंने? अरे ये नीचे क्यों नहीं आ रहा भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया? चलिए जाने दीजिए, जरा सी कुछ इसमें मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ी आई है। तो आप लोगों ने ये वाला, चलिए आगे नीचे, थोड़ा सा इसमें आज गड़बड़ी चल रही लग रहा है, कुछ देख लेंगे, पढ़ते हैं पहले। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये जो है हमारा फर्स्ट है, ये बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का। कौन सा? ये वाला। तो ये आप नोट करिएगा एकदम बढ़िया से, ये सबसे बेसिक रूल है इंटीग्रेशन का, सबसे बेसिक रूल इंटीग्रेशन का ये है, आप इसे नोट करिएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट रूल पढ़ते हैं। ऐसे मेरे को शॉर्ट में लिखने का आदत है तो घबराइएगा नहीं, इंपॉर्टेंट है। ठीक, ओके। तो इंपॉर्टेंट रूल क्या क्या है जरा बताइए, देखिएगा। इंपॉर्टेंट रूल ये है, अगर x, अगर मैं दो चीजों को ऐड कर रहा हूं, जैसे इंटीग्रेशन में है एफ एक्स ए इंटू एफ एक्स कोई फंक्शन है डी एक्स, ए इंटू एफ एक्स डी एक्स कोई फंक्शन है, तो ए अगर कांस्टेंट है, क्या है? ए अगर कांस्टेंट है, ए अगर कांस्टेंट है तो इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? ए इंटू एफ ऑफ डी एक्स। समझ में आई बात? ये अभी लिखेंगे बढ़िया से, मैं अभी कैजुअली बता रहा हूं ये चीजें। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये वाला नोट करिएगा, ये वाला नोट करिए। ठीक है, इसको मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, इसको अभी रहने देता हूँ। ठीक है, ये सब चीजें इस पे बातें करेंगे अगली क्लास में, अभी ये थोड़ा लंबा चला गया क्लास। ओके, तो आप ये नोट करिएगा बेसिक इंटीग्रेशन का, है ना। इस पे मैं दो चार चीजें डाल देता हूँ क्वेश्चन पे, जैसे कि क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। क्या एक क्वेश्चन है, मुझे बताइए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन जरा बताइएगा, इंटू टी एक्स। ठीक, एक्स क्यूब मैंने लिखा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा बताइए, एकदम इसी फॉर्मूला पे, इससे कंपेयर कीजिए, जरा कंपेयर कीजिए। तो n की जगह पे आपको क्या दिख रहा है, n की जगह पे क्या दिख रहा है? अब देखिए एकदम मेन इंटीग्रेशन निकालने वाला पढ़ाई शुरू हो गया है ना। अभी तक जो बता रहे थे एकदम समा मान रहे थे वो, है ना। अब मेन शुरू हुआ जिससे आपको सवाल बनने वाला है, ये चीजें बेसिक चीजें। तो जरा इनसे कंपेयर कीजिए, n की जगह पे क्या है, n की जगह पे क्या है? 3 है सर, 3 है। तो देखिए यहाँ पे, तो x टू द पावर 3 प्लस 1 बटे 3 प्लस 1 प्लस c, यही हो गया इसका आंसर। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दीजिए, कितना? x टू द पावर 4 बटे 4 प्लस c, है ना। समझ में आई बात? लेते हैं दूसरा और, x टू द पावर 6, है ना, या 7, कुछ भी ले लीजिए आप, इंटू टी एक्स, है ना। बताइए एकदम कंपेयर कीजिए, यहाँ पे n क्या दिख रहा है? 7, इससे कंपेयर कीजिए ना, n 7 दिख रहा है, तो क्या होगा? x टू द पावर 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 1 प्लस प्लस c देना जरूरी है ना, अभी बताया मैं कारण।
तो 7 + 1 x⁸ 8 डिवाइडेड बाई 8। कितना सिंपल है ना। और एग्जाम्पल लूँ, और एग्जाम्पल लूँ, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके, मैं यहाँ खड़ा हूँ। ये फॉर्मूला सबसे पहले पॉज करके नोट करिएगा, फिर ये एग्जाम्पल नोट करिएगा, है ना। ये क्या है, एग्जाम्पल्स, ठीक। ये एग्जाम्पल नोट करिएगा, और मैं 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ इसको हटा के, है ना। इसको हटा के मैं और 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ, और 2-4 एग्जाम्पल देता हूँ मैं, एकदम सिंपल सा। x⁵ 5 dx, बताइए जरा आप ही लोग कंपेयर कीजिए। n की जगह पे 5, तो x⁵ 5 + 1 डिवाइडेड बाय 5 + 1 प्लस c बराबर कितना हो गया, x⁵ 6/6 + 1। ओके, सॉरी 1 कहाँ से है, ये c होता है, c फॉर कांस्टेंट, हमेशा याद रखिएगा। ओके, d कांस्टेंट बोले तो नियतांक। चलिए x⁵ 9 बनाइए जरा इसको। अरे भाई वही चीज तो मैं बार बार कर रहा हूँ। आंसर बट हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना, n की जगह पे 9 है, तो 9 + 1 डिवाइड बाय 9 + 1 प्लस c बराबर 10, सॉरी x⁵ 10 डिवाइडेड बाय 10 + c। ठीक है, आसान से समझ में आ गई ये बातें, है ना। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, एकदम बेसिक फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। ये एग्जांपल भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बात करेंगे इससे आगे, इसमें यहीं तक रहने देते इस क्लास का, है ना। अगले क्लास में बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे, है ना। बेसिक चीज़ें हो गई इंटीग्रेशन की, अब मेन चीज़ें पढ़ेंगे अब, है ना। अपन लोग बेसिक चीज़ें जो समा बांधना था सब कुछ बांध लिए, है ना। ये स्टार्ट हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो गया मेन चीज़ें जिसपे सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, एकदम पार्ट क्वेश्चन बनेंगे, दिक्कत नहीं है ना, फटाफट। ठीक है, तो चलिए यहीं पे रोक देते हैं इसको, ओके।